बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यू, जिसका आज हम पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट वन के अंदर हमारे जितने भी एचबीएससी के पीवाईक्यू थे वो हमने करवा दिए थे, ठीक है। आज हम सीबीएसई के पीवाईक्यू देखेंगे, जो कि पास्ट 10 ईयर्स के देखेंगे, जो पिछले 10 सालों में जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं वो आज हम सारे ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर लिख लिए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपको ये पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए पीडीएफ, तो हम आपको ये टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो सीबीएसई पीवाईक्यू का सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो रहेंगे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम 1 मार्क के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ सेल। आपने सेल का टाइप बताना है विच यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था 2020 के अंदर जो पेपर था। देखो हमने यहाँ पे किस साल के अंदर ये क्वेश्चन आया है वो भी यहाँ पे लिख रखा है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे H2O2 फ्यूल सेल। जो हमारा H2O2 फ्यूल सेल है उसका इस्तेमाल किया जाता है अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, स्टेट द फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये तो हमने एचबीएससी के अंदर भी पढ़ा था कि फेराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है। ये कहता है कि अगर मेरे पास में कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, जैसे मैंने यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ आपको, देखो ये मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया, यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दी, एक है एनोड और दूसरी रहेगी हमारी कैथोड। तो एक यहाँ पे एनोड है, दूसरी हमारी कैथोड है। कहता है अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेता हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लेता हूँ, और इसके अंदर से अगर मैं चार्ज पास आउट करवाता हूँ तो जितने आयंस इनके ऊपर डिपॉजिटेड होंगे वो उतने ही ज़्यादा होंगे जितना इनके अंदर से चार्ज पास आउट होगा। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है सीबीएसई के 2015 के पेपर के अंदर। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस की जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट होगी या फिर लिबरेट होगी इलेक्ट्रोड के ऊपर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, कि जितना ज़्यादा हम उसके अंदर से चार्ज पास आउट करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उनकी अमाउंट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिटेड या फिर लिबरेट होगी। तो यहाँ पे W क्या है, अमाउंट ऑफ वेट डिपॉजिटेड या फिर लिबरेटेड हो जाएगा। Q यहाँ पे चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, और चार्ज हम लिखते हैं करंट मल्टीप्लाई में टाइम। तो जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे हम Z लगा देते हैं, और Z होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। ये हमारा एचबीएससी के अंदर भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पे हमारा ये रिपीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई का, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीबीएसई जो पेपर हुआ था 2013 के अंदर, वहाँ पे पूछा गया था कि रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल। आपने गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंट करनी है, जिसकी रिएक्शन उसने हमें लिख के दे रखी है कि देखो ये जिंक है और जिंक सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वियस फॉर्म के अंदर है। जैसे ही इनकी रिएक्शन चलती है तो जिंक क्या करता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो 0 से कहाँ जा रहा है, 2 के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। और कॉपर 2 पॉजिटिव से कहाँ जाता है, कॉपर के ऊपर। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। यानी एनोड के ऊपर रिएक्शन चलेगी जिंक वाले की, और कैथोड के ऊपर रिएक्शन चलेगी कॉपर वाले की, क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनोड के ऊपर हमेशा क्या होता है, तो एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आप क्या करेंगे, देखो पहले एनोड की रिएक्शन लिखी जाती है कि पहले जिंक था, जिंक बन गया जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर, और ये जो डबल जो एरो हमने लगा रखे हैं यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करते हैं साल्ट ब्रिज को। फिर कॉपर 2 पॉजिटिव आ जाता है, वो किस में बदल जाता है, कॉपर के अंदर बदल जाता है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन सेकेंडरी बैटरीज, और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 2015 के अंदर। तो देखो सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होती हैं, ऐसी बैटरीज जो रीयूजेबल होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिनको हम बार बार क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे फ़ोन की बैटरी हो गई है ना, ये भी क्या होती है, एक टाइप की सेकेंडरी बैटरी होती है। दूसरी हमारे जो घरों में जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो भी क्या होता है, एक टाइप की सेकेंडरी बैटरी होती है, क्योंकि हम उसे बार बार चार्ज करके उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहता है कि सेकेंडरी बैटरी के आप आंसर क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि दे आर दोज बैटरीज, ये वो बैटरीज होती हैं विच कैन बी, जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। उनके अंदर से बार बार करंट को जब हम पास करेंगे तो वो क्या हो जाती हैं, बार बार चार्ज हो जाती हैं, और बार बार हम उन्हें रीयूज कर सकते हैं। हैंस कैन बी यूज्ड
ओवर अगेन, बार बार हम उनको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप एग्जाम्पल बताएंगे लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। और यही बैटरी होती है जो हम घरों के अंदर किस में इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 के अंदर। कहता है कि कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे रिडक्शन कराना है 1 मोल जिंक 2 पॉजिटिव का। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या होगा कि जिंक 2 पॉजिटिव से मुझे किस में बदलना है, मुझे बदलना है जिंक के अंदर, यानी जीरो ऑक्सीडेशन के अंदर। तो 2 पॉजिटिव से अगर जीरो की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे, तभी ये जीरो की तरफ गया होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब वो एक्सेप्ट करता है तो 1 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब वो एक्सेप्ट करेगा तो कितने फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, 2 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा आंसर है। तो देखो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे आप। तो यहाँ पे देखो पहले जिंक 2 पॉजिटिव था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तब जाके वो जिंक बन गया। फिर 1 मोल जिंक 2 पॉजिटिव रिक्वायर करता है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने बताया कि वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा। तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा 2 फैराडे। फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। मल्टीप्लाई किया, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन आपने करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यूजिंग ई नॉट वैल्यूज, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज आपने इस्तेमाल करनी है। किस किस की, ए की दे रखी है और बी की दे रखी है। और प्रिडिक्ट करना है, यानी आपने अंदाजा लगाना है, विच इज बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन, यानी आयरन की कोटिंग जब मैं करवाऊंगा तो किस धातु से करवाऊं। यहाँ पे 2 धातुएं दी गई हैं, एक तो ए दी गई है और एक बी दी गई है, और उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज दी गई है। देखो यहाँ पे आयरन की दे दी और यहाँ पे ए की दे दी -2.37 और इसकी दे दी 0.14। तो यहाँ पे देखो अब आपने क्या देखना है, यहाँ पे जिसकी ज़्यादा नेगेटिव के अंदर वैल्यू होगी ना, आयरन से तो ज़्यादा नेगेटिव में होनी चाहिए, क्योंकि आयरन से अगर कम नेगेटिव में हो गई मतलब वो क्या हो जाएगी, लेस रिएक्टिव हो जाएगी। देखो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था, देखो इस तरीके से हमने कुछ एलिमेंट अरेंज किए थे कि लिथियम, पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन सॉरी Fe होगा, लेड, निकल, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन था, कॉपर था, है ना, इस तरीके से थे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जब हम हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं ना तो वैल्यू नेगेटिव के अंदर जाती है। इसका मतलब आयरन यहाँ पे है, तो आयरन की कोटिंग करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए है, जिनकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी ना आयरन से, उसी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर लेस रिएक्टिव वाला इस्तेमाल कर लिया तो वो तो उसको बचा ही नहीं पाएगा, ज़्यादा रिएक्टिव वाला होगा तो उसके ऊपर कोरोजन लग जाएगी और आयरन बच जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, देखो ये तो क्या है, आयरन की -0.44 है, और इससे इधर को देखेंगे तो बी की वैल्यू है -0.14, यानी ये तो इससे ज़्यादा हो गई है ना, मतलब नेगेटिव के अंदर देखनी हमने, नेगेटिव के अंदर ज़्यादा वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इससे तो ये कम हो गई, लेकिन ए वाले की क्या है, ज़्यादा नेगेटिव के अंदर है, तो हम यहाँ पे ए का ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखो इसके अंदर आंसर क्या लिखेंगे आप, कि मेटल हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल विल बी ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट, कि जिनकी लो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी, लो का मतलब है जिनकी ज़्यादा नेगेटिव के अंदर वैल्यू होगी, वो क्या होंगे, वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। इसीलिए मेटल ए हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, वो ज़्यादा मतलब लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है। व्हेन कनेक्टेड विद आयरन, तो जैसे ही हम आयरन से कनेक्ट करेंगे उसको, वो प्रोटेक्ट कर देगा ऑक्सीडेशन से और हमें कोरोजन से बचा देगा, यानी आयरन को बचा लेगा। तो इस तरीके से आपने आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कि डिफाइन टर्म मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो देखो मैं यहाँ पे एक बार ग्राफ से समझाता हूँ आपको, मतलब डायग्राम से समझाता हूँ। कि मान लेते हैं कि मेरे पास में ये क्या है, एक बीकर मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले ली हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरी इलेक्ट्रोड क्या है, ये है ना। एक एनोड होगा और दूसरा कैथोड होगा। मैं मान लेता हूँ एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं इलेक्ट्रोलाइट डाल देता हूँ, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला इसके अंदर, तो ये क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया गया है, सॉल्यूशन है, यानी वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो डिसोसिएट होगा अपने आयन के अंदर, यानी ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव के अंदर मैं मान लेता हूँ कि वो डिसोसिएट हो गया। तो इस पूरे बीकर का जो सॉल्यूशन है, यानी उसका जो वॉल्यूम है पूरे बीकर का, वो है 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है इसका।
अब इनके बीच की जो दूरी है ना, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, वो कितनी मान लेता हूं मैं, 1 सेंटीमीटर मान लेता हूं, 1 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है वो कहता है कि जब मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डाला है, किसके अंदर, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर, और 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, तब जो 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी थी वो थी 1 सेंटीमीटर। और जो आयंस जनरेट हुए हैं वो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव जनरेट हुए हैं, तो उनके द्वारा जो कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टेंस क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। बस यही बात इसने आपने थ्योरेटिकल में लिखनी है। तो आप क्या लिखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, ये वो कंडक्टेंस होती है ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किसी भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम की मतलब कंडक्टेंस होगी, जिसमें क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया जाएगा वहन प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड, और उनको प्लेस किया जाएगा, यानी कि रखा जाएगा। देखो 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड, ये मैंने 2 इलेक्ट्रोड ली थी, तो उनके बीच में रखा जाएगा, जिनकी दूरी 1 सेंटीमीटर होगी, और जो एरिया होगा उनका कुछ मतलब इतना एनफ होगा कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में सारा सॉल्यूशन आ सके। तो कहता है हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया लार्ज एनफ टू कंटेन बिटवीन देम ऑल द सॉल्यूशन, कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में सारा का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, यानी आ जाएगा। तो यही होती है हमारी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसकी यूनिट आप क्या बताएंगे, तो यूनिट आपने याद रखनी है, ये एचबीएससी में भी बार बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसकी यूनिट होती है, और ये क्वेश्चन हमारा 2015 के अंदर पूछा गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कि हाउ मैनी कुलाम्स आर रिक्वायर्ड, कि कितने कुलाम्स यानी चार्ज रिक्वायर्ड होगा फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ, एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं, देखो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन, कि वाटर से अब आपने क्या बनाना है, ऑक्सीजन। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना बिल्कुल बिना पेन उठाए क्वेश्चन है ये। देखो बिना पेन उठाए आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं किस तरीके से, आसानी से। देखो ऑक्सीजन की जब यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना, तो -2 होगी, और यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो -2 से 0 पे गया है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज करे होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज करे होंगे। तो जब कोई भी स्पीसी 1 इलेक्ट्रॉन लेती है या लूज करती है तो 1 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रही है या लूज कर रही है, तो यहाँ पे चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 2 फैराडे। तो इसका आंसर भी 2 फैराडे हो जाएगा। तो देखो आप लिखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल दिया गया है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तब जाके ऑक्सीजन बनेगा, ये तो हमें पता ही है। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी, 2 फैराडे, सिंपल सी बात है। तो 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96,500, मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपका एचपीएससी में भी पूछा गया था। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। देखो यहाँ पे जो मैंने ये लास्ट में वर्डिंग लिख रखी है ना, ये क्वेश्चन की मैंने ये बता रखी है कि कौन से साल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैं कहीं क्वेश्चन पे रिपीट नहीं कर रहा हूं तो आप यहाँ से समझ जाना कि ये क्या लिखा हुआ है, कि इस साल के अंदर ये क्वेश्चन आया था। देखो क्या कह रहा है, फॉलोइंग रिएक्शन अकर एट कैथोड, हमें कोई रिएक्शंस दी गई हैं। देखो ये रिएक्शन दी गई है और कहता है ये रिएक्शन किस पे हुई हैं, कैथोड के ऊपर हुई हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन, कहता है कि एक्वियस क्लोराइड, एक्वियस सिल्वर क्लोराइड आपके पास में क्या दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमें रिएक्शन दे दी गई है। तो ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, इन्होंने हमें दे रखी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, देखो ये दे रखी है। तो विच रिएक्शन इज फिजिबल एट कैथोड एंड वाई, कहता है कि कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चलेगी और क्यों चलेगी। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैथोड के ऊपर जब आपने रिएक्शन की पहचान करनी है ना, तो सिर्फ आपने ये देखना है कि जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, आपको सेल पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, उन दोनों वैल्यूज में से ज़्यादा वैल्यू ढूंढ लो। जो वैल्यू ज़्यादा होगी वही रिएक्शन कैथोड पे चल रही होगी और वही कैथोड की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, तो ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे सिल्वर की दे रखी है 0.80, तो यही क्या होगी, कैथोड के ऊपर चलेगी। तो देखो इसमें क्या कहता है आंसर के अंदर कि रिएक्शन विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल, कि जो रिएक्शन जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो अक्कर होता है कैथोड के ऊपर, यानी रिएक्शन दैट विल अक्कर एट कैथोड इज दिस। तो ये सिल्वर वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, कैथोड के ऊपर चलेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डिफाइन फ्यूल सेल, और ये पूछा गया था 2013 के अंदर, और ये एचबीएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, हमने वहां पे भी करवाया है आपको। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वहां पे देख लीजिए, वहां पे भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। जरूरी नहीं है कि आप सीबीएसई के हैं तो सीबीएसई के ही क्वेश्चन आप कवर करेंगे, आपको नॉलेज होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन की।
ठीक है, तो आप वो भी हमारा देख सकते हैं पार्ट 1। देखो अब इसमें क्या कहता है कि इट इज़ द गैल्वेनिक सेल, ये हमारी एक गैल्वेनिक सेल होती है इन विच, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी फ्रॉम कंबसन ऑफ फ्यूल्स, जो केमिकल एनर्जी होती है ना जब हम ईंधन को जलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन ईंधन हो गया, मीथेन हो गया, है ना, मिथेनॉल हो गया, CH3OH इसका फार्मूला होता है, तो ये हमारे क्या हैं, ये फ्यूल्स हैं। और जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो हमारी एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और यही काम कौन करता है, यही काम करता है हमारा फ्यूल सेल। तो कहता है इट इज़ ए गैल्वेनिक सेल, ये गैल्वेनिक सेल होती है इन विच, जिसमें केमिकल एनर्जी फ्रॉम कंबसन ऑफ फ्यूल्स, जब हम केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, जब हम ईंधन को जलाते हैं जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर देना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हमारे स्टार्ट हो जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हमारे रहेंगे 2 मार्क्स के, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल। आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है 1.1, यानी ये हमारी वैल्यू हो गई E0 सेल की, ठीक है, ये वैल्यू तो E0 सेल की हो गई। कैलकुलेट करना है आपने स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द सेल रिएक्शन, और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारा ये कि डेल जी नॉट, ये वाला फॉर्मूला होता है माइनस NF E0 सेल। ये आपने याद रखना है, ये HPSC के अंदर भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो देखो इसने हमें वैल्यू दे दी, फैराडे की वैल्यू दे दी है, और हमें एक रिएक्शन दी गई है। तो सबसे पहले क्या है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। देखो NF E0 सेल हमने लिख लिया है। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कि कितनी मूवमेंट चल रही है। तो जिंक जो है, जिंक 0 से जा रहा है +2 के ऊपर, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे होंगे। और कॉपर 2 पॉजिटिव से जा रहा है 0 के ऊपर, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे मूवमेंट चल रही है वो 2 इलेक्ट्रॉन की चल रही है, तो N की वैल्यू तो 2 हो गई। और जो F होता है हमारा फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96,500, ये हमें दे भी रखी है। और E0 सेल की वैल्यू इसने हमें दे दी। तो तीनों की ही वैल्यू हमें मिली रखी है। यहाँ पे जैसे ही आप पुट करेंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने जूल में निकाल लिया, अगर आपने किलो जूल में निकालना है तो डिवाइड कर दो इसको 1000 से, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि राइट द नेम ऑफ द सेल। आपने क्या बताना है, सेल का नेम बताना है, विच इज जनरली यूज्ड इन इन्वर्टर्स, कि इन्वर्टर में कौन सी सेल हमारी इस्तेमाल होती है। तो मैंने देखो आपको पहले भी बताया था कि लेड स्टोरेज बैटरी हमारी इस्तेमाल होती है। लेड स्टोरेज बैटरी हमारी इस्तेमाल होती है इन्वर्टर के अंदर। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड, और आपने रिएक्शन लिखनी है एनोड और कैथोड के ऊपर। तो देखो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे जो भी बैटरी होती है ना हमारी, 2 रिएक्शन चलती हैं। एक तो हमारी चलती है एनोड के ऊपर और दूसरी हमारी चलती है कैथोड के ऊपर। और इन एनोड और कैथोड के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाला जाता है। तो एनोड क्या होती है, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर एनोड तो होती है हमारी लेड, और कैथोड होती है हमारी लेड ऑक्साइड। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है ना, वो इस्तेमाल किया जाता है H2SO4 का, यानी 38% H2SO4 का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और एनोड पे जो रिएक्शन चलती है ना, यहाँ पे सिंपल याद रखने की ट्रिक है कि लेड तो, सॉरी ये क्या आ गया, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, कि जो लेड है ना हमारा, लेड कन्वर्ट होगा लेड सल्फेट के अंदर। एनोड के ऊपर भी लेड सल्फेट बनता है। और जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर जो लेड ऑक्साइड है, लेड डाइऑक्साइड है, वो भी किस में कन्वर्ट होता है, वो भी हमारा लेड सल्फेट के अंदर ही कन्वर्ट होता है, लेड सल्फेट। और दोनों पे लेड सल्फेट बनने के कारण ये हमारी सेकेंडरी बैटरी होती है। तो देखो इसमें रिएक्शन कैसे चलती हैं। देखो मैंने बताया कि लेड किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। तो ये क्या करता है, सॉल्यूशन के अंदर से सल्फेट आयन को ले लेता है और कंबाइन होकर लेड सल्फेट बना देगा। देखो हमने यहाँ पे ये बना दिया मैंने, देखो लेड को लेड सल्फेट के अंदर। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। अब क्या होगा, अब जो लेड डाइऑक्साइड है कैथोड के ऊपर, वो भी क्या करेगा, वो भी लेड सल्फेट में बनेगा। तो लेड सल्फेट में बनने के लिए वो सल्फेट आयन ले लेगा, देखो इसने ले लिए। और जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे से निकले थे उन्हें ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसका काम ही कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। और क्या करेगा, अब जैसे ही लेड सल्फेट तो बन गया, अब ऑक्सीजन किसके साथ में निकले, इसको भी तो निकलने के लिए चाहिए है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। अब वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है हमारा H2O।
तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए थे, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4 हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए 4 हाइड्रोजन ले लिया, तो इसने बना दिया 2 मॉलिक्यूल वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन लिख के आना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा के द्वारा। किसकी निकालनी है आपने? तो एसिटिक एसिड की निकालनी है, और एसिटिक एसिड का हमारा फॉर्मूला होता है CH3COOH। इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी, इसने हमें क्या दे दिया है? मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दी गई है, इतनी 39.05 दे दी है। और देखो ये यूनिट आपने याद रखनी है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोलर होती है। और गिवन हमें दे दिया इनफाइनाइट डॉल्यूशन पे हमें वैल्यू दे रखी है, H पॉजिटिव की वैल्यू दे दी और CH3CO नेगेटिव की वैल्यू दे दी है दोनों की। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन बेस्ड है ना, वो है कोलरॉच लॉ के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन? कोलरॉच लॉ के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, जिसने हमें बताया था कि जो भी हमारे सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो हर एक आयन के ऊपर डिपेंड करती है, जितने भी आयन होते हैं। तो इसने हमसे पूछा है कि एसिटिक एसिड की क्या निकालो? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। तो देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमने इसको लिख दिया, और इसमें क्या होगा? हर एक आयन इन्वॉल्व होगा, तो H पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, जब आप प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 390.58। अब ये वैल्यू आई है हमारी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी की। और जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C डिवाइड में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये जो वैल्यू निकाली है हमने, वो तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाली है, और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू उसने हमें दे रखी है। देखो ये दे रखी है, तो इनको क्या करेंगे? जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड का आपने क्या करना है? आपने ये बताना है कि एनोड और कैथोड के ऊपर क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे इलेक्ट्रोलिसिस पे, और विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसने हमें क्या दी हैं? कुछ एक वैल्यूज़ दे रखी हैं। यहाँ पे देखो ये वैल्यूज़ हमें दे दी हैं, कॉपर की वैल्यू दे दी, हाइड्रोजन की वैल्यू दे दी, और हाइड्रोजन की वैल्यू तो हमें पता ही है 0 होती है। फिर यहाँ पे क्लोरीन की वैल्यू दे दी है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू दे दी है। तो यहाँ पे देखो आपने ध्यान क्या रखना है? तो कैथोड के ऊपर क्या हो सकता है? कैथोड के ऊपर 2 रिएक्शन चल सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बता रखी है जिसमें आपके कंफ्यूज होना ही नहीं है। सबसे पहली ट्रिक क्या बताई थी? हमने बताई थी एनोड की ट्रिक। देखो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करवाता हूँ आपको। एनोड पे हमारा होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कौन करेगा? तो ऑक्सीडेशन नेगेटिव चार्ज स्पीसी करेंगी। तो यहाँ पे आपने मेरी एक बात याद रखनी है, देखो ये वाली बात याद रखनी है कि सोते हुए मन को फिर ने करो करारा। ये लाइन आपने याद रखनी है। अब इसका मतलब क्या है? देखो तो यहां पे क्या होगा? देखो सोते से तो आप याद रख लेंगे SO4 2 नेगेटिव, ये आप याद रख लेंगे। अच्छा मन से आप याद रख लेंगे MnO4 नेगेटिव, ये याद रख लेंगे। अच्छा फिर से आप याद रख लेंगे F नेगेटिव, ने से आप याद रख लेंगे NO3 नेगेटिव, और करारा से आप याद रखेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव। ये आप क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। और यहां पे आपने ये पता करना है कि जो एनोड पे अगर ये कहीं भी आपको दिखाई देते हैं ना, जो मैंने ये लिखवाए हैं, तो अगर ये कहीं पे दिख जाते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इनकी जगह पे जो ऑक्सीडेशन करता है वो वाटर मॉलिक्यूल करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही ऑक्सीडेशन करेगा तो आपको एनोड के ऊपर ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या है? अब देखो, अब हम पहले एनोड की रिएक्शन देख लेते हैं। तो एनोड पे क्या क्या चीजें दी गई हैं? तो देखो एनोड पे नेगेटिव चार्ज स्पीसी हमें एक तो क्लोरीन दी गई है ना, और दूसरी क्या है? दूसरी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों ही चीजें क्या हैं? एनोड के ऊपर रिएक्शन कर सकती थी, एक तो ये और दूसरा ये। अब होगा क्या कि क्लोरीन, देखो क्लोरीन क्या इनके अंदर आ रही है? जो भी मैंने बातें लिखवाई हैं, नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो हमें प्रोडक्ट के अंदर क्या मिलेगा? क्लोरीन मिलेगा, ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन पे आपने तब ध्यान देना है जब इसके अंदर से कोई चीजें आ जाएं, लेकिन जब इसके अंदर से कोई चीजें नहीं आती हैं तब हमने बाद में उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमें किसके ऊपर ध्यान देखना है? पहले वाले के ऊपर ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें क्लोरीन मिलेगी। देखो एनोड के ऊपर आपको क्या मिल रही है? ये लाइन तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमें मिल क्या रही है? तो देखो क्लोरीन मिलेगी, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड।
लाइन क्या है कि लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल प्रेफर्ड बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। बस वही बात कह दी कि लो जो वैल्यू है वो प्रेफर करी जाएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल हो जाता है, जिसके कारण आपको क्लोरीन मिल जाएगी। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बातें होती हैं। उसने सिर्फ मुझे प्रोडक्ट पूछा है, तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कौन सी हैं, एक तो ये क्लोरीन है, एक वाटर मॉलिक्यूल है जहाँ पे ऑक्सीजन दी गई है। तो यहाँ पे आपने देखना है, अगर इनमें से कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है तो वो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर इनमें से कोई दिख जाए तो फिर आपको वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, फिर आपको ऑक्सीजन लिख देना है, ठीक है। अब आप कैथोड की देखो, तो कैथोड पे कौन कौन सा हो सकता है, तो देखो कैथोड पे दो चीजें हैं, एक तो कॉपर हो सकता है, दूसरा हाइड्रोजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कैथोड पे आपने क्या बातें याद रखनी है, तो देखो कैथोड पे आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, आप याद रखेंगे कैथोड के ऊपर, क्योंकि कैथोड के ऊपर होता है रिडक्शन, तो इसमें आप याद रख लेंगे सालामन, सालामन। यहां से आप याद रख लेंगे, देखो से तो आप याद रख लेंगे सारे के सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट, और एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन से होते हैं, तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। दूसरा ले से आप याद रख लेंगे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और मन से आप याद रख लेंगे Mn2 पॉजिटिव। अगर ये कहीं भी आपको दिखाई देते हैं तो ये ध्यान रखना कि ये रिड्यूस नहीं होंगे, ये रिड्यूस नहीं होंगे, तो इसकी जगह पे रिड्यूस होता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल, तो वो हमें देता है हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले तो आपने इनको ध्यान देना है। तो देखो इनमें से कोई भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, देखो हाइड्रोजन है, कॉपर है, दोनों में से कोई सा भी नहीं है। तो अब आपको दिख रहा है कि तो आपने हाइड्रोजन पे तो बाद में ध्यान देना है, वाटर मॉलिक्यूल वाले प्रोडक्ट पे बाद में ध्यान देना है, पहले आपने मेटल पे ध्यान दे लेना है। तो कॉपर है, तो कॉपर इनके अंदर नहीं आता है, नहीं आता है तो आपको कैथोड के ऊपर जो मिलेगा वो कॉपर ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख क्या रखा है कि कॉपर विल बी डिपॉजिटेड बिकॉज इट हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल। ये तो थ्योरेटिकल लाइंस हो जाती हैं, लेकिन जो हमारी ट्रिक है विदाउट पेन उठाए हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, जो कि हमारा 2020 के अंदर पूछा गया था, ठीक है, 2020 के अंदर पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, डिफाइन कंडक्टिविटी। आपने कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है, और कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है काप्पा के द्वारा, यानी ऐसे हम के को लिख देते हैं, ठीक है। एंड मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस कैप एम के द्वारा। फॉर द सॉल्यूशन के लिए ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर ये पूछता है कि कंसंट्रेशन के ऊपर ये वेरी कैसे करते हैं, वो हमारी बाद की बातें हैं। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे, तो काप्पा का जो हमारा फॉर्मूला था वो था C/L/A। ये हमारा फॉर्मूला था, जहाँ पे C हमारी कंसंट्रेशन थी, या फिर नहीं, C हमारी कंडक्टेंस थी, L हमारा लेंथ था, और A हमारा एरिया था। तो C कंडक्टेंस है, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, मतलब C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इसे G से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन के अंदर G से इसे रिप्रेजेंट किया है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब मैं क्या करूं, अगर मैं लेंथ भी 1 मीटर मान लूं और एरिया में मान लूं 1 मीटर स्क्वायर, तो जो कंडक्टिविटी होगी वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, जो कंडक्टिविटी होगी वो हमारी हो जाएगी कंडक्टेंस के बराबर, इसी के बराबर हो जाएगी। अगर मैं लेंथ और एरिया को क्या मान लूं, 1 मान लूं, तो वही क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी कहलाती है। तो देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप, कि कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस ही होती है, ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मैं लेंथ 1 मीटर ले लूँ, एरिया में 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ, तो कंडक्टिविटी जो होगी वो कंडक्टेंस के ही बराबर होगी, ये बात वो कहता है। फिर वो कहता है कि कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के द्वारा घटती कैसे है। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका HBSC के अंदर भी आया था। हम मान के चल रहे हैं मेरे पास में क्या है, सॉल्यूशन है। पहले मैं क्या ले लूँ, अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करूंगा तो 2 ही आयन मिलते हैं मुझे, A पॉजिटिव और दूसरा मिलता है B नेगेटिव। तो मैंने इसके अंदर पानी डाला है 1 लीटर। अभी जो कंडक्टिविटी आ रही है वो 2 आयन की वजह से आ रही है 1 लीटर पानी के अंदर, तो कंडक्टिविटी होगी 2। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसका डाइल्यूशन कर दूं, यानी अब मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर 2 लीटर, तो अब जो कंडक्टिविटी आएगी वो आएगी 2 आयन की वजह से 2 लीटर आयन के। अब जो कंडक्टिविटी आएगी वो आएगी 2 आयन की वजह से 2 लीटर पानी के अंदर। तो कंडक्टिविटी कितनी हो गई, कंडक्टिविटी 1 हो गई। तो यहाँ पे देखो पहले कंडक्टिविटी 2 आ रही थी, लेकिन डाइल्यूशन के बाद में कंडक्टिविटी 1 आई, तो नंबर ऑफ आयंस पर लीटर वॉल्यूम क्या हो गए, कम हो गए। तो इसीलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के दौरान वो कंडक्टिविटी घट जाती है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो मोलर कंडक्टिविटी मैंने अभी बताया कि जब हम क्या करते हैं, इस तरीके का कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेके चलते हैं, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोड ले ली हैं,
और इलेक्ट्रोड की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, अगर मैं इसके अंदर क्या डालूं, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो वो क्या होंगे, वो डिसोसिएट होंगे इस वॉल्यूम के अंदर, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव के अंदर। तो उन आयन की वजह से जो हमारी कंडक्टिविटी आएगी, जिन आयन की वजह से जो हमारी कंडक्टिविटी आएगी वही कहलाती है मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो क्या बताएंगे आप, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट वॉल्यूम वी, वॉल्यूम वी के अंदर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इज द कंडक्टेंस, वो कंडक्टेंस होगी कितने आयन की, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की होगी, क्योंकि जब हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डालेंगे तो जो आयन बनेंगे वही मूवमेंट करेंगे, वही मूवमेंट करेंगे तो क्या होगी, कंडक्टिविटी आएगी। तो उसी को हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला होता है कापा इंटू में वॉल्यूम। अब देखो, अब फिर ये क्या कहेगा, फिर ये वेरिएशन बताएगा कि डाइल्यूशन करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जब मैं इसके अंदर देखो डाइल्यूशन करूंगा तो वॉल्यूम तो एकदम से बढ़ेगा ना, देखो 1 लीटर से कहाँ पहुंच रहा है, डायरेक्टली 2 लीटर के ऊपर पहुंच रहा है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली ही बढ़ेगी, है ना। तो ये क्या कहता है कि इट इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे ये बढ़ जाएगा, बिकॉज टोटल वॉल्यूम वी, कि जो वॉल्यूम वी है सॉल्यूशन का कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आपने 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताने हैं बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच में, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच में 2 डिफरेंसेस बताने हैं आपको, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2020 के अंदर। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम उसे कहते हैं जिसमें हम केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो आप बताएंगे कि इट इज़ ए डिवाइस, ये वो डिवाइस होता है दैट कैन प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, कि जो केमिकल रिएक्शंस चलती है ना, यानी केमिकल एनर्जी जो होती है उनसे जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन चलती हैं उनको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है लगातार भाई, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसके अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं। तो यहाँ पे जो डेल जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव के अंदर होती है, और यहाँ पे एनोड नेगेटिव होता है हमारा और कैथोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो ये पॉइंट डिफरेंसेस आप बता देंगे। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, तो ये वो सेल होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो आप क्या लिखेंगे इसके बारे में कि इट इज़ ए डिवाइस, ये डिवाइस होता है वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी कैन बी यूज टू क्रिएट केमिकल एनर्जी। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया गया केमिकल एनर्जी बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन चलती हैं, यानी लगातार रिएक्शन नहीं चलती हैं। यहाँ पे मतलब बीच में रुक गई, फिर हम केमिकल मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, फिर से चलने लग जाएगी, तो ऐसी प्रोसेसेस इसके अंदर चलती हैं। और यहाँ पे जो गिब्स फ्री एनर्जी जो चेंज है उसकी वैल्यू रहेगी पॉजिटिव, और एनोड के ऊपर चार्ज रहेगा पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर चार्ज रहेगा नेगेटिव। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि x एंड y आर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारे पास में 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं x एंड y। ऑन डाइल्यूशन, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ x इंक्रीजेज 2.5 गुना, यानी 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। देखो क्या बताया कि मेरे पास में 2 इलेक्ट्रोलाइट है, एक तो x है एक y है। जैसे जैसे मैंने x के अंदर डाइल्यूशन किया, x के अंदर डाइल्यूशन किया, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो तो इंक्रीज हो गई 2.5 टाइम्स, ठीक है। दूसरे में क्या कहता है कि वाहिल दैट ऑफ y इंक्रीजेज 25 टाइम्स, लेकिन y की जो मोलर कंडक्टिविटी है ना डाइल्यूशन के दौरान, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई 25 टाइम्स। तो विच ऑफ द 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड y, तो देखो यहाँ पे ये पूछा है, सबसे पहले तो ये बताओ कि x और y में से वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो हमने एक बात बताई थी कि जो देखो 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग क्या करता है, कंप्लीटली टूट जाता है, यानी अगर मैं इसमें 100 पार्टिकल डालूंगा तो 100 के 100 टूट जाएंगे। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 100% नहीं टूटता है, अगर मैंने 100% डाला है तो कभी 60 टूट जाएगा, कभी 70 टूट जाएगा, इस तरीके से टूटेगा, यानी 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। लेकिन हमने बताया कि जैसे जैसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाइल्यूशन करेंगे,
अगर मैं इसके अंदर डाइल्यूशन कर दूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 1 लीटर के अंदर भी उतना ही टूटा है, 2 लीटर के अंदर भी उतना ही टूटेगा, क्योंकि वो तो कंप्लीटली टूट गया जितना टूटना था। अब करे जाओ डाइल्यूशन, कुछ भी करो। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हैं ना, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे उसकी जो कंडक्टिविटी है यानी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है डाइल्यूशन के साथ साथ। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रही है तो मोलर कंडक्टिविटी अचानक से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा होगा, वो वाई होगा, क्योंकि डाइल्यूशन के दौरान इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो देखो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, आप लिखेंगे कि वाई इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों है वाई वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि डाइल्यूशन के दौरान उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रही है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी अपने आप से बढ़ जाएगी। तो कहता है कि विद डाइल्यूशन, की जैसे हमने डाइल्यूशन किया, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया, रिजल्ट इन इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ आयंस, जिसके कारण नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्टीपली, और मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, एकदम से बढ़ गई, है ना, एकदम से बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से भी दिखा रखा है हमने कि जैसे जैसे हमने क्या किया, डाइल्यूशन किया, तो कंडक्टिविटी देखो बढ़ती जा रही है। ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। और एक पॉइंट पे क्या होगा, एक पॉइंट पे वो मिल जाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ सकती है, जितनी बढ़नी थी ये जीरो कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पे क्या कहते हैं हम, इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोल देते हैं इसको। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं ना, वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि एकदम से आपको जो कंडक्टिविटी है उसके अंदर आपको राइज देखने को मिलता है। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है, एकदम से बढ़ गई, और ये दोनों जो पॉइंट्स है ना वो आपस में कभी भी नहीं मिलते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली स्मॉल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, कि इसके अंदर तो थोड़ा सा ही इंक्रीज देखने को मिलता है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस डज नॉट चेंज, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जितने टूटने थे वो टूट जाते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर। आपने सिल्वर का मास कैलकुलेट करना है कि कितना डिपॉजिट हुआ है कैथोड के ऊपर, वहन एक करंट कि जब इतना करंट पास आउट किया गया है। तो देखो 2 एम्पियर क्या दिया गया है, हमें करंट की वैल्यू दी गई है, थ्रू सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, और हमें सॉल्यूशन भी दिया गया है AgNO3 का, और इसके अंदर से जो करंट पास आउट किया गया है वो 15 मिनट तक किया गया है, यानी टाइम की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी गई है 15 मिनट। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है ऐसे क्वेश्चन में, हमें चार्ज निकालना होता है। तो देखो हमें क्या क्या पता चल गया है, हमें करंट की वैल्यू पता चल चुकी है, ये हमें पता चल चुका है, टाइम की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, मिनट से हमने सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर ली है। हमने सबसे पहले निकाला चार्ज, और चार्ज का हमारा फार्मूला होता है करंट इनटू टाइम। हमने करंट की वैल्यू पुट करी, टाइम की वैल्यू पुट करी, हमारे पास में चार्ज आ गया। अब हमने ये डिपॉजिट करवाना है सिल्वर, और सॉल्यूशन है हमारे पास में AgNO3 का। तो देखो AgNO3 का हमारे पास में सॉल्यूशन है, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +1 होगा। तो सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर +1 से अगर हमें इसे डिपॉजिट करना है तो ये बना देगा सिल्वर, यानी +1 से कहाँ जा रहा है, 0 के ऊपर जा रहा है, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो 0 के ऊपर जाएगा। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है सिल्वर, तो इसको 1 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। यानी अब सिल्वर का मास कितना होता है, तो देखो सिल्वर का मास होता है यहाँ पे 108 ग्राम, यानी 108 ग्राम सिल्वर अगर मुझे डिपॉजिट करना है तो 1 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो फर्दर क्या कहता है कि सिल्वर हमने क्या करना है, डिपॉजिट करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 1 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी जब मैं 1 मोल सिल्वर को क्या करूंगा, डिपॉजिट करूंगा। तो 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, और 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। तो यहाँ पे वही लिख रखा है 96,500 कूलम। तो अगर मुझे 1 ग्राम क्या करना है, अगर मुझे 1 कूलम इसके अंदर से चार्ज पास आउट करूं मैं, तो कितने ग्राम वो डिपॉजिट होगा। तो देखो अगर इतने फैराडे चार्ज के अंदर इतना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो 1 कूलम चार्ज के अंदर 108, और इसको ये डिवाइड कर देंगे 96,500 से। तो अब वो कहता है कि अगर मैं 15 मिनट तक इसके अंदर से इतना करंट पास आउट करूंगा तो इतना चार्ज उसके अंदर से पास आउट हो चुका होगा, तो इतने चार्ज में कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो क्या करेंगे, 1800 में अगर हम देखेंगे तो 108 बटे 96,500 और मल्टीप्लाई में कर देंगे 1800। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.014 ग्राम ऑफ सिल्वर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि राइट द नेम ऑफ सेल। अब आपने सेल का नाम लिखना है विच इज जनरली यूज्ड इन ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर के अंदर कौन सा सेल इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो ट्रांजिस्टर के अंदर मेनली ड्राई सेल इस्तेमाल किए जाते हैं, और ड्राई सेल हमारे कैसे होते हैं, तो वो जो हम रिमोट के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना,
वही हमारे होते हैं, है ना। आपने सभी ने देख रखे होंगे, देखो उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, ए इस टाइप से होती है हमारी कुछ स्ट्रक्चर, सॉरी ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया, ए यहाँ पे हम दोबारा से बना लेते हैं, देखो ए इस टाइप से, ए इस टाइप से, और यहाँ पे क्या होती है, रॉड होती है। तो इस टाइप के जो सेल होते हैं उन्हें हम ड्राई सेल बोलते हैं। तो हमें पता है कि इसका जो बाहर का जो कंटेनर होता है वो जिंक की तरह बना होता है, जो कि एनोड की तरह काम करता है, एनोड की तरह काम करता है। तो एनोड की तरह काम कौन करेगा, जिंक करेगा, और जिंक की खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। और कैथोड पे क्या होता है, तो यहाँ पे ये क्या होती है, ग्रेफाइट की रॉड होती है, ग्रेफाइट की रॉड होती है। और इसके अंदर कुछ एक सॉल्यूशन क्या किया जाता है, इसके सराउंडिंग में फिल किया जाता है, जो कि हमारा मैंगनीज डाइऑक्साइड का होता है। और यहाँ पे अगर आपको ये रिएक्शन याद ना रहे तो आप सिंपल सी रिएक्शन याद कर सकते हैं कि मैंगनीज +4 से क्या करता है, +4 से वो क्या करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और बना देता है वो Mn+3, Mn+3। तो ये वाली, या तो आप ये वाली रिएक्शन याद कर लें, ये यहाँ पे हमने जो ये लिख रखी है ये वाली रिएक्शन याद कर लें। दोनों ही रिएक्शन सेम है, यहाँ पे मैंने आयनिक फॉर्म के अंदर लिख ली है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पे इसने वही पूछा है कि रिएक्शन बताओ एनोड और कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चल रही हैं, तो हमने यहाँ पे बता दिया आपको। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 2017 के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन। देखो कंडक्टिविटी कह रहा है इतने मोलर सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी मोलर आ जाए, मोलर आ जाए तो हमारी कंसंट्रेशन होती है, या फिर आप कह सकते हैं मोलैरिटी होती है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है, 0.2 मोलर दी गई है। और कंडक्टिविटी कह रहा है इतने सॉल्यूशन की, तो ये वाली जो वैल्यू है ना हमारी, ये है कंडक्टिविटी की वैल्यू। यानी ये वैल्यू हमें किसकी दी गई है, काप्पा की वैल्यू दी गई है, कंडक्टिविटी की वैल्यू दी गई है। आपने कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप एम के द्वारा। इसको निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होगा, काप्पा इंटू में 1000 डिवाइड में मोलर, यानी मोलैरिटी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये आपने डायरेक्टली ही याद कर लेना है। अब हमें काप्पा की वैल्यू भी दे रखी है, देखो ये दे रखी है, मोलैरिटी की वैल्यू भी दे दी, देखो हमने यहाँ पे लिख रखी है। तो सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है, जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं आपका आंसर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके रहेंगे 3 मार्क्स के, ठीक है। इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, वो है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। अब आपने क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। यहाँ पे आपने ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपसे ईएमएफ के बारे में पूछ रहा है, ना कि ई नॉट सेल के बारे में। तो जब भी आपसे ईएमएफ के बारे में पूछता है तो आपने यहाँ पे नर्नेस्ट इक्वेशन का अप्लाई करना है, ठीक है। और नर्नेस्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, नर्नेस्ट इक्वेशन थी हमारी ई सेल, देखो यहाँ पे नॉट नहीं लगता है तो इसे आप काट देंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन और लॉग ऑफ क्यू। तो ये थी हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन। तो ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, इसने हमें ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब मेरे पास में इस सेल की वैल्यू पता है, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे उसने दे दी 0.44। और अब आपने क्या निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो कितने इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे मूवमेंट चल रही होगी। तो यहाँ पे आयरन जो आपको दिया गया है, देखो ये रिएक्शन दी गई है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 0, और ये 0 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये +2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तब जाके Fe2 पॉजिटिव बना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई हमारे पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई है। और लॉग ऑफ क्यू होता है, जो क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब होता है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा है और रिएक्टेंट कौन सा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये रिएक्शन लिखेंगे। देखो ये रिएक्शन लिखी कैसे गई है, तो आपने ज़्यादा कुछ यहाँ पे, अगर आपको ये रिएक्शन लिखने नहीं आती है तो सिंपल आपने एक ट्रिक याद रखनी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन 2 पॉजिटिव है, सॉलिड की कंसंट्रेशन हम यूनिटी मानते हैं, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मानी जाती है, और जो राइट हैंड साइड में ये वाली देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे गैसियस फॉर्म में दिया गया है, तो इसका प्रेशर 1 ही लिया जाएगा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन भी दे रखी है। तो जो राइट हैंड होगा वो क्या कहलाएगा, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कहलाई जाएगी। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन और लॉग ऑफ क्यू।
तो Q की जगह पे इसने क्या लिख दिया, देखो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में थी इसीलिए हमने इसको प्रोडक्ट मान लिया, और डिवाइड में इसने क्या लिख दिया, H पॉजिटिव का स्क्वायर लिख दिया, यानी यहाँ पे देखो ये जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लिख दी। तो अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर क्यों लिखा गया है, तो ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव क्या कर रहा है, H पॉजिटिव हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक H पॉजिटिव तो कन्वर्ट होगा नहीं, 2 H पॉजिटिव कन्वर्ट होंगे। तो 2 H पॉजिटिव एटम ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे ना, जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तब जाके वो क्या बना होगा, हाइड्रोजन गैस बना होगा। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में जितना ये कॉफिशिएंट होता है वो उसकी पावर में लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आयरन 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। या फिर आप यहाँ से भी देखो इस तरीके की रिएक्शन आप लिख सकते थे कि आयरन 2 पॉजिटिव यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया, डिवाइड में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और इसके मल्टीप्लाई में 2 है तो इसकी पावर 2 कर दी हमने। अब देखो E नॉट सेल की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 0.44, देखो ये हमें दे रखी है तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और यहाँ पे N क्या है, N है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बता दिया कि 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया, और कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो देखो आयरन 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 0.001, देखो ये दी गई है आयरन 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.001। अब यहाँ पे तो इसने लिख दिया 10 की पावर की फॉर्म में, तो ये कैसे लिखा जाता है, तो देखो पॉइंट से अगर राइट हैंड साइड की तरफ हम चलते हैं ना, तो देखो 1 2 3, कितने कदम चले हम, 3 कदम। तो जब हम पॉइंट से 3 कदम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो पावर नेगेटिव में चली जाती है उतने ही जितने कदम हम चले हैं। तो पॉइंट से अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ 3 कदम चले हैं तो 10 की पावर -3 यहाँ पे लिखी जाएगी, तो यहाँ पे देखो 10 की पावर -3 लिख दी है। अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, तो देखो पॉइंट से हम 2 कदम को इधर चलना पड़ेगा तब जाके 10 की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो पॉइंट से हम 1 कदम चले, 2 कदम चले, तो 10 की पावर लिखी जाएगी -2। तो देखो हमने 10 की पावर -2 लिख दी, और इसकी क्या थी, इसकी स्क्वायर थी, तो पावर हमने क्या लगा दी, 2 और लगा दी। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 पावर हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 10 की पावर -3 और डिवाइड में हो जाएगा 10 की पावर -4। जब ये 10 की पावर -4 ऊपर की तरफ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर +4। अब 4 में से जब आप 3 घटाएंगे तो 10 की पावर क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी, इसका मतलब 10 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो सीधा सॉल्व करके लिख रखा है 10, और हमें पता है कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये कट गया। और यहाँ पे जो हमने n यहाँ पे 2 लिखा था, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.0295 आ जाएगा, तो ये वैल्यू एज इट इज़ है। तो जब 0.44 में से जब आप ये वैल्यू घटाते हैं तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर KOH सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे मोलर लग गया, इसका मतलब ये हमें मोलरिटी की वैल्यू दे रखी है, तो हमने यहाँ पे देखो मोलरिटी की वैल्यू लिख दी कि 0.05 मोलर। और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दी है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू किसकी दी गई है, तो लेंथ है आपकी 50 सेंटीमीटर, देखो मोलरिटी की वैल्यू उसने दे दी 0.05, लेंथ की वैल्यू हमें दे दी 50, और एरिया की जो वैल्यू है, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसकी वैल्यू हमें ये दे दी गई है, तो एरिया की वैल्यू कितनी है 0.625, और ये वैल्यू जो लास्ट में हमें दी गई है ये है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किस चीज़ की दी गई है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, इसीलिए हमने पहचान लिया कि ये वैल्यू किसकी है, रेजिस्टेंस की दी गई है। अब आपसे पूछा है कि रेजिस्टिविटी बताओ, फिर कंडक्टिविटी आपने बतानी है, और फिर आपने मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है ρ×L/A, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज लिख रखी हैं, ये एरिया की वैल्यू लिख दी, ये मोलरिटी की वैल्यू लिख दी, ये लेंथ की वैल्यू लिख दी, और ये हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दी। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया ρ×L/A। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, रो, यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू उसने हमसे पूछी है, देखो इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो रो की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो एरिया वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देखो R×A हो गया, और डिवाइड में हो जाएगा L, तो ये हमने डिवाइड में लिख दिया। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है तो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दी, एरिया की वैल्यू गिवन है तो मल्टीप्लाई में एरिया लिख दिया, लेंथ की वैल्यू गिवन है तो डिवाइड में लेंथ लिख दिया। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी 62.5 ओम सेंटीमीटर। अच्छा, इनकी यूनिट जरूर आपने याद रखनी है, कभी कभी एक नंबर में पूछ ली जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कंडक्टिविटी की कैसे करोगे, कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा। तो जितनी वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल कर दो, देखो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हमारी कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाती है।
और लास्ट में वो पूछता है हमसे कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला हमें पता ही है, क्या फार्मूला होता है, कापा इंटू में 1000 डिवाइड में मोलैरिटी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कापा कंडक्टिविटी होता है और मोलैरिटी हमें दे ही रखी है, देखो 0.05 दे रखी है। तो इनकी जैसे ही हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, देखो ये वैल्यू आपने पुट कर दी, ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि क्रोमियम मेटल है उसको इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, यानी क्रोमियम मेटल को क्या करना है, एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो मुझे डिपॉजिट करना है। ठीक है, ये वर्ड शायद आपने बार बार सुन रखा है फैराडे के लॉ के अंदर। तो मान के चलते हैं हमें क्रोमियम क्या करना है, डिपॉजिट करना है यूजिंग एन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन, और ये हमें इक्वेशन भी दे दी है उसने। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दे दी है। तो कहता है कि कैलकुलेट ग्राम ऑफ क्रोमियम, आपने क्रोमियम का मास कैलकुलेट करना है कि कितना इलेक्ट्रोप्लेटेड यानी कितना डिपॉजिट हो सकता है जब हम 24,000 कूलम चार्ज उसके अंदर से पास आउट करेंगे तब। एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू इलेक्ट्रोप्लेटेड, और ये इलेक्ट्रोप्लेटेड होने के लिए कितना समय लेगा, कितना टाइम लगेगा, यानी हमें टाइम भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और कहता है कि 1.5 ग्राम क्रोमियम यूजिंग 12.5 एम्पियर करंट, कि इतने ग्राम क्रोमियम मुझे अगर डिपॉजिट करवाना है इतने करंट पास आउट से तो कितना समय लगेगा, ये बात भी उसने हमसे पूछी है। और गिवन में हमें एटॉमिक मास दे दिया गया है और फैराडे की वैल्यू दे रखी है। तो ऐसे केसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे चार्ज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और ये पता करेंगे कि कितने कूलम चार्ज में कितना मतलब क्रोमियम डिपॉजिट होगा। तो देखो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट पता चल रहा है हमें कि 6 इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, जैसे ही इसने 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं तब जाके क्रोमियम क्या हुआ है, इलेक्ट्रोप्लेटेड हुआ है। यानी यहाँ पे जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +6 आएगी क्रोमियम की, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो इसने 6 इलेक्ट्रॉन लिए यानी 6 फैराडे क्या हुआ है, इसने जो चार्ज है वो रिक्वायर किया है इसने डिपॉजिट होने के लिए। तो देखो 6 फैराडे इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ क्रोमियम, यानी 1 मोल क्रोमियम बनने के लिए इसने 6 फैराडे चार्ज लिया होगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसीलिए। फर्दर क्या होगा, अब 6 फैराडे को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई में इसने कूलम से मल्टीप्लाई करवा दी है, और 1 मोल जो क्रोमियम था उसका मास इसने हमें बता ही रखा है कि 52 ग्राम है। तो 6 मल्टीप्लाई में 96,500 यानी कूलम से मल्टीप्लाई कर मतलब कूलम में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतने चार्ज में 52 ग्राम जो क्रोमियम है वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर मैं 1 कूलम चार्ज में फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी, 52 के डिवाइड में चली जाएंगी। तो देखो 52 के ये सारी टर्म डिवाइड में चली गई हैं। फर्दर कहता है कि अगर मैं इतने कूलम चार्ज पास आउट करूं तो कितना मतलब जो क्रोमियम है वो डिपॉजिट होगा। तो देखो अगर मैं इतने से मतलब करूंगा तो मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो देखो 52 था यहाँ पे, अब 52 के यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में कर दिया। देखो ये मल्टीप्लाई में कर दिया और डिवाइड वाली टर्म एज इट इज़ है, तो ये डिवाइड वाली टर्म एज इट इज़ है। देखो 6 मल्टीप्लाई में 96,500। फर्दर जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.15 ग्राम। इसका मतलब है कि इतने ग्राम जो क्रोमियम है वो डिपॉजिट हो चुका होगा जब हम उसमें से क्या करेंगे, इतने कूलम चार्ज पास आउट करेंगे। तो फिर वो कहता है कि कितना समय लगेगा कि अगर मैं उसके अंदर से 1.5 ग्राम क्रोमियम मुझे क्या करना है, डिपॉजिट करना है। तो देखो फिर से यहीं पे आ जाओ, दोबारा से आ जाओ कि 52 ग्राम जब मैं क्रोमियम डिपॉजिट कर रहा था तो मुझे 6 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ रही थी, यानी 6 मल्टीप्लाई में 96,500। तो अगर मैं 1 ग्राम करूंगा तो 6 मल्टीप्लाई में 96,000 जो 500 है इसके डिवाइड में 52 को करना पड़ेगा। तो देखो ये मैंने डिवाइड में कर दिया इसको। अब वो कह रहा है कि मुझे 1.5 ग्राम डिपॉजिट करना है, तो ये जो इक्वेशन बनी है हमारी ये वाली इक्वेशन, इससे 1.5 ग्राम से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो देखो 6 मल्टीप्लाई में 96,500 और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया, 1.5 ग्राम कर दिया, और डिवाइड में 52 एज इट इज है। तो ये मेरे पास में क्या आया है, ये मेरे पास में चार्ज की वैल्यू आई है। तो और हमें पता है कि चार्ज का जो फार्मूला था वो क्या था, करंट मल्टीप्लाई में टाइम था चार्ज का फार्मूला। तो चार्ज की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे लिख दी, देखो ये एज इट इज ऐसी की ऐसी वैल्यू मैंने यहाँ पे उठा के लिख दी है। और करंट इनटू में टाइम क्या था, तो करंट मुझसे पूछ रहा था कि इतना करंट हम पास आउट कर रहे हैं, देखो 12.5 एम्पियर करंट इसमें से पास आउट कर रहे हैं। तो आपसे यहाँ पे टाइम की वैल्यू पूछी है, तो टाइम अगर निकालोगे तो ये क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी 52 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 12.5 आ जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ आएगा ना। तो देखो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ है, देखो हमने एज इट इज़ लिख रखी है, और नीचे की तरफ 52 के मल्टीप्लाई में 12.5 लिख दिया। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास में टाइम आ जाएगा 1336 सेकेंड। तो ये आपका आंसर है, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखो इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्या पूछा गया है, पहले हमें इसने एक इक्वेशन दे दी, वहाँ से हमें पता चल गया कि 6 फैराडे चार्ज की ज़रूरत पड़ रही है 52 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए। फिर वो कहता है कि 24,000 गुलाम में कितना चार्ज डिपॉजिट होगा। तो उसने क्या किया कि 52 ग्राम पहले लिख दिया, 6 फैराडे 52 ग्राम के बराबर लिख दिया, फिर एक गुलाम में देखा कितना हुआ, फिर 24,000 गुलाम में निकाल दिया। फिर 24,000 गुलाम में निकाल लिया तो अब वो 1.5 ग्राम के लिए फिर से पूछ रहा है। तो मुझे 52 ग्राम का तो पता ही था कि 6 फैराडे लग रहा था। फिर 1 ग्राम के लिए क्या किया मैंने, क्या किया उसको डिवाइड कर दिया 52 ग्राम को, और 1.5 ग्राम के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वो चार्ज की वैल्यू आई, फिर फर्दर उसे सॉल्व कर दिया तो हमारे सेकंड्स आ गए। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, उसका ए पार्ट है। कहता है कि द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, यानी डेल जी की वैल्यू मुझे दे दी गई है यहाँ पे, ठीक है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, देखो इसकी वैल्यू मुझे दे दी गई है -300 किलो जूल पर मोल, और एक मुझे यहाँ पे रिएक्शन दे दी गई है। तो रिएक्शन से मुझे क्या पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लो फाइंड आउट। देखो यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और ये कन्वर्ट हो रहा है +2 के अंदर, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मूवमेंट कर रहे होंगे, 2 कर रहे होंगे, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कैलकुलेट करनी है आपने ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन और फेराडे की वैल्यू दे दी है। तो सिंपल से यहाँ पे फार्मूला लगा दो। देखो जो गिब्स फ्री एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है -NF ई नॉट सेल। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है ई नॉट सेल की, एन की वैल्यू पता कर ली, फेराडे की वैल्यू पता कर ली, डेल जी की वैल्यू हमें दे रखी है। तो सिंपल आपने यहाँ पे कर देना है सॉल्व, वैल्यूज पुट कर दो। देखो डेल जी की वैल्यू कितनी है, -300 किलो जूल दे रखी है यहाँ पे। तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जूल में कैसे कन्वर्ट होगा, तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। देखो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये जूल में हो गया। एन की वैल्यू है 2, फेराडे की वैल्यू है 96,500 और ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ई नॉट सेल निकालने के लिए दोनों वैल्यूज क्या करेंगे, आप इसके डिवाइड में ले जाएंगे। देखो हमने यहाँ पे इनके डिवाइड में ले गए इन वैल्यूज को, और जैसे ही हम इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1.55। और यहाँ पे आप कहेंगे कि साइन प्लस का कैसे हो गया, तो देखो यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस था, माइनस से माइनस कट गई थी, इसीलिए ये हमारा क्या आ गया, प्लस के अंदर आ गया है। हमारा आंसर 1.55। तो ये था हमारा 24 का ए पार्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट है 24th क्वेश्चन का कि कैलकुलेट करो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पे आपने समझ जाना है, जब भी नॉट लगा हो ना इस तरीके से, 0 लगी हुई हो किसी के ऊपर, तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर बात करता है वो। तो मैग्नीशियम डाइक्लोराइड की वो कह रहा है, और इनमें से उसने अलग अलग की वैल्यू भी दे दी है। देखो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन की वैल्यू दे दी है, कंडक्टेंस की वैल्यू दे दी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और क्लोरीन आयन की दे दी है 106 और 76.3 दे दी है। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फाइंड आउट करनी है। तो अब मुझे पता है कि अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डालूंगा तो ये मुझे 2 आयन प्रोवाइड करेगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2 Cl नेगेटिव। सिंपल सी बात है। तो जो कंडक्टिविटी आई है वो मैग्नीशियम आयन की वजह से भी आई है और दोनों क्लोरीन आयन की वजह से भी आई है। तो सिंपली मैंने क्या करना पड़ेगा, इनका मैं जोड़ कर दूंगा, जोड़ दूंगा तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, 2 मल्टीप्लाई में क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन कितने थे, 2 आयन थे। तो मैग्नीशियम की वैल्यू इसने गिवन कर रखी है 106, तो यहाँ पे 106 लिख दिया, प्लस में 2 है तो 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई में क्लोरीन की वैल्यू कितनी है 76.3 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। इसे सॉल्व किया आपने तो ये आंसर आ गया आपका। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि फॉर द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी गई है। देखो यहाँ पे ये रिएक्शन दे दी गई है आपको, ये काफ़ी लंबी सी रिएक्शन दी गई है, और यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू दे दी है आपको, डेल जी नॉट की वैल्यू, और टेम्परेचर की वैल्यू दे दी गई है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, आपसे ईएमएफ की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे ई नॉट सेल के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो ईएमएफ के बारे में बात कर रहा है। और जब भी वो ईएमएफ के बारे में बात करेगा तो वो यहाँ पे नर्नेस्ट इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है ये। और नर्नेस्ट इक्वेशन कितनी बार मैंने आपको बता दी है ना। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, देखो नर्नेस्ट इक्वेशन का कि ई सेल, देखो ये रहा नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन और लॉग ऑफ क्यू। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ई नॉट सेल निकालने की कोशिश करता हूँ, या तो इसने दे रखी होगी, नहीं दे रखी है तो आप क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो ई नॉट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू दी गई है, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू दी गई है। और गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है -NF ई नॉट सेल। ये हमारे पास में फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि फेराडे की वैल्यू मुझे पता होती है 96,500। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इस रिएक्शन से फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं यहाँ पे,
तो सिंपल सी आप यहाँ पे हाइड्रोजन से ले लें या इधर से किसी से भी ले सकते हैं आप। तो देखो हाइड्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये +1 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो एक हाइड्रोजन की 0 है तो एक हाइड्रोजन +1 पे जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही होगी, तब जाके ये 0 से 1 में बदल रहा होगा। तो हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कितनी हो रही होगी, यहाँ पे 2 की। इसका मतलब मुझे देखो फैराडे की वैल्यू पता चल चुकी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है 2 है, और यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू उसने दे ही रखी है -43,600, ये वैल्यू दे रखी है। तो इन दोनों की वैल्यू आप इसके डिवाइड में ले जाएंगे। तो देखो किस तरीके से आप निकालेंगे, ये यहाँ पे डेल जी का फार्मूला लगा दिया, यहाँ पे देखो ये लगा दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू पुट कर दी, फैराडे की वैल्यू पुट कर दी, ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ गई ई नॉट सेल की, जैसे ही हमने सॉल्व किया। तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गई तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया। और क्यू क्या होता है, क्यू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने क्या बताया, या तो रिएक्शन दी हुई मिलेगी, अगर रिएक्शन ना दी हुई मिले तो लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट होता है और राइट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पे तो उसने हमें रिएक्शन ही दे रखी है। तो देखो प्रोडक्ट क्या है, देखो एक तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये है H पॉजिटिव और दूसरे की है क्लोरीन यानी Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लोरीन की जो कंसंट्रेशन है ना उसको क्या कर देंगे आप नेग्लेक्ट करके मानेंगे, क्योंकि नर्नेस्ट जो इक्वेशन है वो क्लोरीन की कंसंट्रेशन को क्या कर देती है, नेग्लेक्ट कर देती है। यहाँ पे इसकी नर्नेस्ट इक्वेशन क्या कर देती है, क्लोरीन की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर देती है। अब आप पूछेंगे कि क्यों नेग्लेक्ट कर देती है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये सॉल्ट दिया गया है ना। और सॉल्ट क्या होता है, उसके अंदर क्या पता है ये कंप्लीटली टूटा है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, एक तो सिल्वर आयन देगा दूसरा देगा क्लोरीन आयन, तो क्या पता ये कितना टूटा है कितना नहीं टूटा है, इसलिए ये नेग्लेक्ट करके मानती है और यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ही वो मान के चलता है। तो क्या किया यहाँ पे देखो H पॉजिटिव था, कॉफिशिएंट 2 था तो पावर 2 लिख दी, डिवाइड में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखता है, तो प्रोडक्ट में क्या है, केवल हाइड्रोजन है और दूसरा साल्ट है, और साल्ट क्या है, सॉलिड फॉर्म में, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन 1 मान के चलेंगे। तो यहाँ पे उसने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन लिख दी, देखो यानी कंसंट्रेशन तो क्या है इसकी, वो प्रेशर ही लिखा जाएगा, तो हाइड्रोजन क्योंकि गैस है तो इसकी जगह पे देखो यहाँ पे 1 लगा दिया इसने, और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 0.1 दी गई है। तो 0.1 को अगर आप 10 की फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन लिखी जाएगी 10 की पावर -1, क्योंकि पॉइंट से हम एक तरफ राइट साइड की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे 10 की पावर -1 लिख दी, पावर 2 थी तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -2, और 1 को आप काट सकते हैं, एज इट इज़ कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो लॉग ऑफ 10 की पावर -2 बन गया, ये लॉग ऑफ 10 की पावर -2, देखो ये वाला मल्टीप्लाई करोगे तो। अब हमें पता है कि जब भी लॉग लगा होता है तो जितनी भी पावर होती है वो आगे की तरफ लिखी जाती है, तो ये पावर क्या करेगी, ये पावर आगे की तरफ आ जाएगी उठ के, तो ये बन जाएगा -2 और लॉग ऑफ 10, और लॉग 10 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होगी, 1 होती है, तो यहाँ पे -2 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे हमने एज इट इज़ लिख रखा है, देखो है ना। अब क्या होगा, देखो ये तो डिवाइड में है 2 और ये मल्टीप्लाई में है, तो 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, और ये माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा, तो देखो यहाँ पे प्लस का निशान आ गया, और ये यहाँ पे 0.0599 इससे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको प्लस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिल्कुल स्टेप वाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो ये भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहा है, यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम सल्फेट दे दिया गया है और इसकी वैल्यू दे दी है, देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी वैल्यू दी गई है इतनी 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वाहिल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे रखी है उसके आयंस की, यानी सल्फेट आयन की दे दी उसने 160, और कैलकुलेट करना है आपने आयनिक कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है आपने एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया कि कोलरॉच लॉ ने क्या बताया, जितनी भी कंडक्टिविटी आएगी वो सारे के सारे आयन की वजह से आएगी, कि जितने भी उसके अंदर आयंस होते हैं उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी आती है वही होती है हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, जितने भी आयन हैं उनकी कंडक्टिविटी को जोड़ देंगे। तो देखो अब क्या है, हमें दिया गया है Al2SO4 का थ्राइस, है ना। जब मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा तो कितने आयन मिलेंगे मुझे, 2 तो एल्यूमिनियम के आयन मिलेंगे, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, जमा में 3 आयन मिलेंगे मुझे SO4 2 नेगेटिव के। तो यहाँ पे 2 तो मल्टीप्लाई में एल्यूमिनियम के आयन के होगा और 3 मल्टीप्लाई में सल्फेट आयन के होगा। तो यहाँ पे यही कर रखा है, देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, इसकी वैल्यू मुझे दी गई है 858, देखो ये दी गई है, ये दी गई है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की क्या करेंगे, ये तो निकालनी है हमें, तो 2 मल्टीप्लाई में एज इट इज़ लिख दिया, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है, देखो 3 हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 आयन मिलेंगे हमें, इसीलिए 3 लगा रखा है, और सल्फेट की वैल्यू उसने हमें दे रखी है
60, तो यहाँ पे 160 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 हो जाएगा, देखो 16 32 16 3 48, तो ये तो 480 हो गया। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये वाली टर्म हम क्या करेंगे, इधर को लेके जाएंगे। तो 858 में से ये घटा देंगे, देखो ये घटा रखा है, 858 में से 480 घटा दिया। जैसे ही इसको घटाया 378 आया, तो यहाँ पे जो ये 2 था ये क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। देखो यहाँ पे ये डिवाइड में कर दिया है इससे। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा, एल्यूमिनियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यही वैल्यू उसने पूछी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि राइट 2 एडवांटेज ऑफ H2O2 फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी सेल। देखो ये क्वेश्चन हमारा HBSC में भी आया था, हमने अभी अभी डिस्कस भी किया था, पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें। तो इसमें क्या कहता है कि H2O2 फ्यूल सेल को ऑर्डिनरी सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा तवज्जो क्यों दी जाती है, और एक्सप्लेन करो इलेक्ट्रोड रिएक्शन की एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चलती है और कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चलती है। तो सबसे पहली बात तो आप यही बता देंगे, इसके एडवांटेजेस बता देंगे कि ये ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, लगभग 70% एफिशिएंट होता है, यानी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दूसरी बात ये कहता है कि H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल ये प्रोड्यूस करता है इसके अंदर, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज। और एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चलेगी, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, देखो यहाँ पे इस तरीके की सेल होती है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ H2O2 फ्यूल सेल का, इस तरीके से बना होता है ये, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं कुछ, मतलब जिनमें जो पोर्स होते हैं छोटी छोटी, उस टाइप की इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे फिल करी जाती हैं, ऐसी ऐसी कुछ पोर्स होती हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी जगह दे दी जाती है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस फिल करी जाती है, और यहाँ से देखो यहाँ पे भी एक इसी तरीके की, जिनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऐसी इलेक्ट्रोड्स होती हैं यहाँ पे हाइड्रोजन H2O2 फ्यूल सेल के अंदर, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस फिल करी जाती है। और इसके अंदर एक चैम्बर होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, या तो आप NaOH का इस्तेमाल कर सकते हैं या KOH का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो जगह छोड़ी गई है ना, देखो ये वाली जो जगह छोड़ी गई है, यहीं से वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और एनर्जी वगैरह रिलीज करवाते हैं। तो होता क्या है, अब जो हाइड्रोजन गैस हमने डाली है ना, देखो ये क्या करता है, जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाला था उससे ये 4 OH आयन ले लेता है, और जैसे ही ये 4 OH आयन लेता है तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल बना देता है और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। फिर कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड काम करता है यहाँ पे ऑक्सीजन की तरह, यानी ऑक्सीजन क्या करता है, इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल और जो 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है और 4 OH आयन बना देता है। फिर क्या करता है, इन दोनों रिएक्शन को वो कंपेयर करता है और ओवरऑल रिएक्शन लिखने की कोशिश करता है। तो जो चीज़ें कटती हैं उसे काट देते हैं, देखो 4 OH से 4 OH काट देता है वो, देखो हमने ये काट दिया, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन काट देता है, और 2 वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पे वो 2 वाटर मॉलिक्यूल काट देता है, तो 2 ही बच जाते हैं यहाँ पे। अब देखो बचा क्या क्या है, तो 2 हाइड्रोजन बच गए, 2 हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन लिख दिया, और यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बच गए तो 2 वाटर मॉलिक्यूल लिख दिया। तो ये है हमारी ओवरऑल रिएक्शन। तो ये है हमारी H2O2 फ्यूल सेल के ऊपर क्वेश्चन, ये हमारा HBSC में भी आया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और CBSE के अंदर कई बार ये रिपीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, व्हाट हैपन, और क्या होगा इफ, यदि एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन E0 सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो ध्यान से सुनो क्या कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है। सबसे पहले तो आप इसका जवाब दो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम उसे कहते हैं कि जब हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो काम होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, देखो कि द डिवाइस, ये वो डिवाइस होता है दैट कैन बी कन्वर्ट, जो कन्वर्ट कर सकता है केमिकल एनर्जी को ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह देते हैं। फिर वो कहता है कि अगर मैं E0 सेल से ज़्यादा, क्या कहता है, इफ़ एक्सटर्नल पोटेंशियल, जो बाहरी जो पोटेंशियल है वो मैं ज़्यादा देने लग जाऊँ E0 सेल के कंपैरिजन में। तो हमने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पढ़ा था कि अगर आप E0 सेल से ज़्यादा क्या देने लग जाते हैं, ज़्यादा आप अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल देने लग जाते हैं, तो वो जो हमारा सेल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह बिहेव ना करके इलेक्ट्रोलिटिक की तरह बिहेव करेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो देखो इफ़ एक्सटर्नल वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर देन E0 सेल, अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, तो फ्लो ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। इसको आप जनरल एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हमारा जो फ़ोन है, अगर मैं मान लेता हूँ कि फ़ोन मेरे पास में क्या है 100% चार्ज हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, और उस यूज़ के दौरान हम केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर।
लेकिन जब वो डाउन हो जाता है, जब वो डाउन हो जाता है तो हम उसे क्या करने लग जाते हैं, चार्ज करने लग जाते हैं। और चार्ज हम तभी कर सकते हैं जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, और ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके हम क्या बनाने लग जाएंगे, केमिकल एनर्जी बनाने लग जाएंगे। तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह, है ना। तो वही बात ये यहाँ पे कहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। इसमें क्या कहता है कि वहन ए स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, कि जब हम 2 एम्पियर का करंट हम पास आउट करते हैं थ्रू 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल, 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर से, सेल ए और सेल बी के अंदर से, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिए गए हैं जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, और एक सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाता है कैथोड के ऊपर। तो हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने समय तक करंट फ्लो करता रहा, यानी यहाँ पे टाइम की वैल्यू पूछ रहा है। एंड व्हाट मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल ए, और सेल ए के ऊपर कितना मास जिंक का डिपॉजिट हुआ है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है, जिंक का मोलर मास दे रखा है और कॉपर का मोलर मास दे रखा है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है हमारा ये बेस्ड है फैराडे के सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, फैराडे का सेकंड लॉ। उसमें वो कहता है कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को एक सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं तो जितना उनका वेट डिपॉजिट होता है ना, जितना वेट डिपॉजिट होता है वो उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। बस ये बात होती है फैराडे के सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। तो देखो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है क्योंकि उसने कॉपर की वैल्यू बताई है। देखो यहाँ पे 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो कॉपर डिपॉजिट कैसे होगा, तो कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर डिपॉजिट होने के लिए कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब जाके कॉपर बनेगा। तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव कैसे पता चला, तो देखो कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके कॉपर बनेगा। तो वही रिएक्शन यहाँ पे लिख दी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके बनेगा। अब यहाँ पे जितना वेट डिपॉजिट हुआ है, यानी मास जितना डिपॉजिट हुआ है, ये यहाँ पे फैराडे फर्स्ट लॉ की बात कर रहा है। और फैराडे फर्स्ट लॉ में कहता है कि उतना ही वेट डिपॉजिट होगा जितना उसके अंदर से हम चार्ज पास आउट करेंगे, Q मल्टीप्लाई में चार्ज। और Z क्या होता है, Z होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल वेट। इसके बारे में हम आगे बताएंगे, देखो क्या होता है। तो चलो यहीं पे बता देते हैं कि Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल वेट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होगी इक्विवेलेंट वेट डिवाइड में फैराडे। और इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा मोलर मास डिवाइड में n फैक्टर और मल्टीप्लाई में फैराडे। तो ठीक है, तो ये वैल्यू Z की होती है कंप्लीटली। तो यहाँ पे जो W का फार्मूला यानी मास का फार्मूला M भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो Z की फैमिली क्या बन गई, Z का फार्मूला बन गया M मल्टीप्लाई में Q, क्योंकि ये Q था तो Q यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया, और डिवाइड में है N मल्टीप्लाई में फैराडे। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। तो इसमें क्या कहा कि मास कितना डिपॉजिट हुआ, यहाँ पे उसने फार्मूला लगा दिया Z मल्टीप्लाई में I इंटू टी। ये क्या है, जो ये चार्ज का फार्मूला होता है करंट इंटू टाइम का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा ना यहाँ पे, तो W का हमारा एक नया फार्मूला बन जाएगा, मास मल्टीप्लाई में I यानी करंट मल्टीप्लाई में टाइम डिवाइड में N मल्टीप्लाई में फैराडे, ठीक है। तो यही बात है, देखो मास लिख दिया मल्टीप्लाई में करंट मल्टीप्लाई में टाइम डिवाइड में N मल्टीप्लाई में फैराडे। ये फार्मूला उसने कंप्लीटली खोल के लिख दिया। अब कितना वेट डिपॉजिट हुआ कॉपर का, तो 2 वेट डिपॉजिट हुआ है। देखो यहाँ पे 2 कॉपर कह रहा है, इधर देखो इस पे 2 कॉपर कह रहा है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 2 कॉपर लिख दिया, ठीक है। 2 वेट डिपॉजिट हुआ, मास होता है कॉपर का 63.5, ये वैल्यू हमें गिवन है, लिख दिया। करंट कितना पास आउट किया, 2 एम्पियर पास आउट कर रहा है, देखो ये वैल्यू हमें दे रखी है करंट की। मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम की वैल्यू उसने पूछ रखी है, डिवाइड में N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लिए थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, और मल्टीप्लाई में कर दिया फैराडे। टाइम की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सारी वैल्यूज़ क्या करते हैं, उस साइड ले जाते हैं। तो देखो ये 2 मल्टीप्लाई में 96,500 इसके यहाँ पे चला जाएगा, और इसे हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखो t की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो जब आप t की, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले आप यहाँ पे इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें। देखो ये डिवाइड के अंदर है ये वैल्यूज़, तो 2 से 2 क्या कट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो ये वहाँ पे जाएगा 96,500, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई में कर दिया, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे क्या चला जाएगा, डिवाइड में, ये चला गया। अब जैसे ही इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाती है हमारी टाइम की वैल्यू, इतने सेकंड आ गए हमारे पास में। अब यहाँ पे हमें टाइम का पता चल चुका है, यानी कितने समय तक करंट फ्लो करता रहा वो पता चल गया। अब ये पूछता है कि मास ऑफ जिंक कितना डिपॉजिट हुआ है सेल ए के ऊपर। तो अब यहाँ पे हम फैराडे का सेकंड लॉ लगा देंगे कि जो मास ऑफ जिंक है उतना ही मास ऑफ कॉपर होगा डिवाइड में, और वो क्या होगा, मास ऑफ जिंक बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक के, और मास ऑफ कॉपर बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के, जैसा कि हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला बताया आपको, ठीक है। अब मास ऑफ जिंक हमने फाइंड आउट करना है, तो जिंक हमने लिख दिया। मास ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ था, तो ये 2 ग्राम हुआ था। ये क्वेश्चन के अंदर भी वो बार बार कह रहा था कि 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ है।
बराबर में इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, तो इसका एक फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट निकालने का कि मोलर मास डिवाइड में एन फैक्टर। ठीक है, देखो ये हमने बताया था कि इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है मोलर मास डिवाइड में एन फैक्टर, ये तरीका होता है। तो यहाँ पे देखो मोलर मास कितना है जिंक का, तो जिंक का मोलर मास दे रखा है उसने 65, तो 65 लिख दिया। डिवाइड में एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर मेनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही थी, तो यहाँ पे 2 लिख दिया डिवाइड में। और इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कैसे निकालेंगे आप, तो डिवाइड करके 63.5, क्योंकि ये कॉपर का वेट है 63.5, डिवाइड में कर देंगे आप एन फैक्टर, मल्टीप्लाई में यानी डिवाइड में आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आप इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो आपका जिंक का वेट आ जाएगा 2.04 ग्राम। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और यहाँ से हमें ये भी पता चला कि फैराडे के जो दोनों लॉ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल पर लीटर सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे मोल पर लीटर कह रहा है, इसका मतलब ये कंडक्टिविटी नहीं है, ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। तो मोलैरिटी हमें दे रखी है 0.20 मोल पर लीटर। ठीक है, और ये जो वैल्यू दे दी हमें, ये किसकी दे दी, कंडक्टिविटी की, और कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कापा के द्वारा। तो ये वैल्यू इसकी दे रखी है। तो कैलकुलेट करना है आपने मोलर कंडक्टिविटी को एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मुझे पता ही होता है, क्या होता है, कापा मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइड में आ जाता है मोलर, है ना, मोलैरिटी ये फार्मूला होता है। तो इसने कापा की वैल्यू दे दी, मोलैरिटी की वैल्यू दे दी, तो इनकी वैल्यूज तो मुझे पता है, डायरेक्ट पुट करेंगे हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। फिर उसने पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C डिवाइड में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जो वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे ना मोलर कंडक्टिविटी की, वो वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर देंगे, और जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, इधर उसने गिवन दे रखी है। देखो कि KCl सॉल्यूशन वो कहता है, तो KCl सॉल्यूशन की अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालूंगा तो देखो यहाँ पे उसने मुझे आयंस की कंडक्टिविटी दे रखी है, तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, वो आ जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो देखो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये कंडक्टिविटी की वैल्यू हमने लिख दी जो कि यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे हमने मोलैरिटी की वैल्यू लिख ली, यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, कापा मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में मोलर, है ना। तो यहाँ पे कापा की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई में 1000, और मोलर दे रखा है 0.2, ये दे रखा है हमें। इसको जैसे ही सॉल्व किया ये आ गई हमारी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। अब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल लेंगे, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम क्या करते हैं, आयंस को जोड़ देते हैं। तो जितने भी हमें कंडक्टिविटी दे रखी है उन दोनों के आयंस की हम जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगी हमारी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला लगा देंगे। तो एट कंसंट्रेशन C पे तो आ गई हमारी कितनी 124, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आ गई 150। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारी वैल्यू आ जाएगी जो हमें फाइंड आउट करनी थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 है कि आपने आंसर करना है कुछ एक क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वाई इज अल्टरनेटिंग करंट यूज्ड इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट करंट फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कहता है कि अगर मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ये क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो हैं, जो हमने नोट्स पढ़ा रखे हैं, या फिर जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, वहाँ पे आप सर्च कीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज, वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, और लास्ट में आप कैमक्लू लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि जब मैं रेजिस्टेंस निकालता हूँ तो वो वहाँ पे अल्टरनेट करंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम डायरेक्ट करंट का अगर इस्तेमाल करने लग जाएंगे ना, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है ना वो डिसोसिएट होने लग जाएगा एक्वियस मीडियम में, और अगर ये डिसोसिएट हो गया अपने आयंस के अंदर तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इससे रेजिस्टेंस पे भी क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे अल्टरनेट करंट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या लिखा है इसने कि डायरेक्ट करंट विल कॉज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन। देखो कह दिया ना कि ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रोलिसिस कर देगा। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है उसको आयंस में तोड़ देगा। सो मोर आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड, इसीलिए ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे। हेंस वी यूज अल्टरनेटिंग करंट सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रिमेन सेम। इसीलिए हम अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि आयंस में कोई बदलाव ना हो। डायरेक्ट करंट का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आयंस की नंबरिंग घटती बढ़ती रहती है, इसीलिए हम अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड में क्या कहता है वो
कि स्टेट कोलरॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ये हमने एचपीएससी के अंदर भी पढ़ा था, यहाँ पे भी रिपीट है बार बार। तो इसने क्या बताया था, इसने इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर बातें बताई थी। इसने कहा था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो कंडक्टिविटी होगी ना, उसमें हर एक आयन अपना क्या करेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, चाहे वो कटायन हो चाहे वो अनायन हो। तो इसको आप स्टेट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो आप लिखेंगे कि इट स्टेट्स दैट, ये डिफाइन करता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कह लो, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह लो, या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन कह लो। देखो तीन नाम हो गए इसके, जीरो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और तीसरा नाम हो गया इसका मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सेम बात है इनका, ठीक है। of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of anion and cation of the electrolyte, कि चाहे कटायन हो चाहे अनायन हो, उन सभी का आप क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। ये बात उसने बताई थी कोलरॉच ने। अब देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, इसी के अंदर कहता है कि डेपिक्ट द गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल है इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, और यहाँ पे ये रिएक्शन चल रही है। तो आपने क्या बताना है, सिंपल यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, किस तरीके से गैल्वेनिक सेल यहाँ पे रिप्रेजेंट करी जा चुकी है। तो देखो आपने क्या करना है, सिंपल सा आपने क्या लिखना है कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 पॉजिटिव पे जा रहा है, यानी 0 से 2 पॉजिटिव पे जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। और लॉस वाली रिएक्शन चलती है हमारी एनोड के ऊपर, यानी मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस तरीके से रिएक्शन लिखी जाएगी। और फर्दर जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना रहा है, मतलब ये वाली रिएक्शन चलेगी हमारी कैथोड के ऊपर। कैथोड पे क्या होगा कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और कॉपर बना देगा। तो एनोड और कैथोड को हम कंबाइन करके रिप्रेजेंट कैसे करते हैं गैल्वेनिक सेल में, तो वो देखो यहाँ पे लिखेंगे आप। देखो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो क्या बना दिया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, तो ये वाली रिएक्शन चल रही है हमारी एनोड के ऊपर। फिर यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है ये रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्ट ब्रिज को, सॉल्ट ब्रिज को, और यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है तो ये बन रही है हमारी कैथोड के ऊपर। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि पहले हम एनोड की रिएक्शन लिखते हैं, फिर सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं और फिर हम कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क। आपसे मैक्सिमम वर्क के बारे में पूछ रहा है। तो मैक्सिमम वर्क किस में निकालते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी ही होती है, यानी अगर वो मैक्सिमम वर्क की बातें कर रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करो। सेकंड उसने पूछ लिया कि लॉग सी के बारे में बताओ। तो लॉग सी क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लॉग सी का हमने रिलेशन बता रखी है, यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला बताएंगे आपको। तो वो निकालने हैं, आपने 2 ही वैल्यू पूछी हैं आपसे और गिवन में कुछ एक रिएक्शन दे रखी है। देखो यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि वही हमारा मेनली काम है, वही हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखो निकल यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो देखो निकल यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 पॉजिटिव के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अगर आपने गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला निकालना है यानी वैल्यू निकालनी है, तो इसका फार्मूला होता है हमारा NF सेल, ये होता है। तो यहाँ पे मुझे N की वैल्यू पता चल चुकी है, F की वैल्यू पता ही है 96,500 होती है, और E0 सेल की वैल्यू यहाँ पे देखो अगर दे रखी है तो ठीक है, वरना आपने कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो क्या दे रखा है हमें फर्दर, यहाँ पे हमें देखो E0 निकल की वैल्यू दे दी है और E0 सिल्वर की वैल्यू दे दी है। तो यहाँ पे आप E0 सेल की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है E0 सेल की वैल्यू कैलकुलेट करने का कि E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कैथोड की है और कौन सी एनोड की है, तो मैंने बताया था कि जो वैल्यू ज़्यादा होती है वो कैथोड की होगी, जो कम होगी वो एनोड की। तो इन दोनों में से ज़्यादा वैल्यू किसकी है, देखो इसकी है, 0.80 ज़्यादा है क्योंकि ये तो माइनस में है। तो ज़्यादा वाले में से इसको घटा दो क्योंकि ये कैथोड की हो गई है, इसकी एनोड की हो गई। तो देखो सिल्वर वाले में से निकल को घटा देंगे, यानी 0.80 में से माइनस कर दिया -0.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी E0 सेल की। अब N की वैल्यू पता चल चुकी है, F की वैल्यू पता चल चुकी है और E0 सेल की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे तीनों वैल्यू पुट कर दो। देखो ये हमने N की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे फैराडे की वैल्यू पुट कर दी है, E0 सेल हमने निकाल लिया। जैसे ही इसको सॉल्व किया ये वैल्यू आ गई हमारी, देखो यहाँ पे जूल में निकाल रखी है और यहाँ पे किलो जूल में निकालने के लिए आप डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये किलो जूल में आ जाती है। फर्दर आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, लॉग KC की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो मैक्सिमम वर्क की वैल्यू आ गई।
अब log Kc के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे कि -2.303 RT log C, ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, log C के लिए यही फार्मूला याद होगा, ठीक है। तो देखो -2.303 गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, तो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे आपने जूल में लिख रखी है, देखो जूल में वैल्यू लिखनी है आपने, ठीक है। ये हमने वैल्यू लिख दी -2.303, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314, ये फिक्स होती है, ये वैल्यू लिख दी। टी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर उसने हमें दे ही रखा है 298 केल्विन, तो यहाँ पे 298 कर दिया और log Kc की वैल्यू निकालनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, हम इसके डिवाइड में ले जाएंगे, जैसे ही हम डिवाइड में लेके जाएंगे log Kc की वैल्यू आ जाएगी, इसको फर्दर आप सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई log Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि कंडक्टिविटी ऑफ, इसके देखो यहाँ पे मोलर लगा दिया, तो ये सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, वैल्यू किसकी है, मोलैरिटी यानी मोलर की है, ऑफ मिथेनोइक एसिड, और ये वैल्यू किसकी दी गई है, अब ये वैल्यू है कंडक्टिविटी की, यानी ये वैल्यू दी गई है काप्पा की। कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर मिथेनोइक एसिड दे रखी है इतनी। तो देखो यहाँ पे सिंपल, पहले तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है काप्पा मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइड में मोलर। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है, सिर्फ वैल्यूज मतलब रकम बदलती हैं, आंसर मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम होता है। तो काप्पा की वैल्यू दे दी, मोलैरिटी की वैल्यू दे दी, दोनों वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। देखो देखो ये यहाँ पे किस तरीके से, देखो ये रहा, तो मोलर कंडक्टिविटी है काप्पा इंटू में 1000 डिवाइड में सी, सी का मतलब होता है मोलैरिटी, तो काप्पा की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दी, जो कि इसने यहाँ पे दे रखी है हमें 2 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻3। जैसे ही यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ये आ गई हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। सबसे पहले हमने इसको निकाल लिया, फिर उसने हमें क्या दे दिया है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मिथेनोइक एसिड की वैल्यू दे दी है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है यहाँ पे कोलरॉच लॉ अप्लाई हो रहा है ना, कोलरॉच लॉ के लिए वैल्यू दे दी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी। तो मुझसे पूछा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी डिवाइड में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कंसंट्रेशन सी के ऊपर तो हमने निकाल ली, देखो ये वैल्यू निकाल ली, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर उसने मुझे दे रखा है 404, ये वैल्यू मुझे दे रखी है, तो सीधा आपने इसको डिवाइड करना है और ये आंसर आ गया आपका, है ना। कितना आसान क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट है, कहता है कि मरकरी सेल, जो मरकरी सेल है, मरकरी सेल को ही कहा जाता है बटन सेल, भाई ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बटन सेल डिलीवर ए कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, तो जो बटन सेल होता है ना वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल देता है। ऐसा कभी भी आपने देखा है कि जो घड़ी, जो हमारी हाथ की जो घड़ी होती है, वो कभी रुक रुक के कभी काम कर देती है, कभी बंद हो जाती है, कभी काम कर देती है, कभी बंद, ऐसा नहीं होता है। वो अगर रुक गई तो मतलब सेल खत्म हो गया, तो वही कांस्टेंट सप्लाई होती है। तो ये क्या कहता है कि हमें कांस्टेंट सप्लाई देता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, तो इसका रीज़न बताओ। तो इसका रीज़न क्या होता है, देखो रीज़न में ये क्या बताएगा, तो आप बताना है कि जो मरकरी सेल होता है ना, डिलीवर ए कांस्टेंट पोटेंशियल, वो हमेशा कांस्टेंट पोटेंशियल देता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। क्यों देता है, बिकॉज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयंस इन सॉल्यूशन, कि जितनी भी जो पूरी रिएक्शन है ना उसके अंदर आयंस कोई भी इन्वॉल्व ही नहीं होता है। हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन उसके अंदर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। देखो यहाँ पे इस तरीके से था हमारा बटन सेल, अगर आपको याद है तो इस तरीके से एक बटन की तरह दिखता था, और यहाँ पे जो कंटेनर होता था वो बनता था जिंक अमलगम का, और यहाँ पे जो ये ऊपर की जो कैप होती थी वो बनती थी मरकरी ऑक्साइड से, और अंदर जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता था वो हमारा KOH का इस्तेमाल करते थे। और ये जो जिंक अमलगम है वो तो एनोड की तरह काम करता था, और ये जो मरकरी ऑक्साइड प्लस में कार्बन भी होता था ये काम करता था कैथोड की तरह। ये था हमारा बटन सेल। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना उनमें कोई भी आयंस इन्वॉल्व मतलब चेंज नहीं होता है, ना बढ़ता है ना कम होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, कांस्टेंट सप्लाई देते हैं। तो ये वाली क्या हो जाती है, इसकी ओवरऑल रिएक्शन हो जाती है। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रहने भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसने यही पूछा है कि वो क्यों देता है कांस्टेंट सप्लाई, तो बस यही बात आपने बतानी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है कि EMF कैलकुलेट करो। देखो फिर से उसने EMF कहा है, तो अगर उसने EMF कह दिया मतलब नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करवाएगा। तो EMF निकालना है आपने, यहाँ पे उसने इक्वेशन दे दी है। तो देखो आयरन 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ से 0 से कहाँ जा रहा है, 2 पॉजिटिव में। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, इसकी वैल्यू पता चल गई है। इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, और हाइड्रोजन की मतलब प्रेशर दे रखा है 1 बार, और E0 सेल की वैल्यू दे रखी है। तो आप यहाँ पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। देखो
यहाँ पे डायरेक्टली ही देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, ये हमने दोबारा से क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ आपको n की वैल्यू हमने पता कर चुके हैं। n की वैल्यू कितनी बताई हमने, 2 बता दी है ना। तो यहाँ पे आप n की जगह पे 2 वैल्यू पुट कर देंगे। ई नॉट सेल की वैल्यू उसने गिवन दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, देखो यहाँ पे ये दे रखी है, तो ये वैल्यू पुट कर दी। और लॉग ऑफ क्यू, क्यू में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइड में रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखना है। तो आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, आयरन 2 पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ पे आयरन 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लिख रखी है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, देखो ये रहा H पॉजिटिव। अब 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 H पॉजिटिव क्या करेंगे, 2 H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तब जाके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये इसने बना दी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे डिवाइड में क्या कर दिया, देखो H पॉजिटिव की स्क्वायर कर रखी है, क्योंकि 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे इसने लिख दिया। और हाइड्रोजन क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन रही है तो इसका प्रेशर भी इसमें इन्वॉल्व होगा। हालांकि ये बाद में कट जाएगा, क्योंकि एक ही प्रेशर होता है हाइड्रोजन का, 1 ATM होता है। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दो, देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये लिखो या ना लिखो बात बराबर है। और इसकी कितनी है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, तो देखो ये भी 1 मोलर है, इसे भी लिखो या ना लिखो बात बराबर है। तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा क्या, सिर्फ आयरन 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बचेगी। तो आयरन 2 पॉजिटिव की कितनी है, देखो 0.01 है। तो जब मैं इसे 10 की पावर में लिखूंगा तो ये 10 की पावर -2 लिखी जाएगी। क्यों लिखी जाएगी, क्योंकि मैं देखो पॉइंट से 2 कदम आगे चल रहा हूँ, 1 2, तो 2 कदम आगे चल रहा हूँ तो -2 लिखी जाएगी, ये हमने लिख दिया। अब लॉग में जब कोई भी पावर होती है तो पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, तो ये -2 आगे आ जाएगा। और जो लॉग 10 बचता है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो -2 देखो यहाँ पे आ गया। फर्दर क्या होगा, ये जो डिवाइड में है, डिवाइड से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा प्लस, है ना। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, और ये हमारा आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और बिल्कुल स्टेप वाइज एक एक अक्षर को ध्यान से देखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो CBSE PYQs 2025-2026 के ऊपर बेस्ड हैं। यानी जो हमारा अभी 2025 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके ये क्वेश्चन है, 2025 के क्वेश्चन हैं ये। तो इनको हम अपने आगे आने वाले पार्ट 3 के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। ये थोड़े से ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पूरी PDF की मतलब ये पूरी PDF चाहिए है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए PDF, आपको फिर ये टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।